नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, एक वो समय भी था जब हमारे किसान भाई साल भर मेहनत करते थे और मुश्किल से पूरे साल की रोजी रोटी चलती थी। अब समय बदल गया है। हमारे किसान भाई परंपरागत खेती के साथ साथ अन्य खेती भी करने लगे, जैसे औषधि खेती, मसाला खेती इत्यादि खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर किसान अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ वो स्वयं भी प्रोसेसिंग करे, अर्थात कच्चे माल को कोई पक्का माल तैयार करके बाज़ार में बेचे, तो भाव भी अच्छा मिलेगा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किसान से करा रहे हैं जो औषधि और मसाला खेती करते हैं और इस खेती को प्रोसेसिंग करके पक्का माल तैयार करके डिब्बे में तैयार करके बाज़ार में बेचते हैं, तो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो गए हैं। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला विदिशा के गांव बाड़ेर में, और हमारे साथ एक ऐसे ही सफल किसान हैं शिवेंद्र सिंह जी राजपूत जी। राजपूत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये आप काम कब से शुरू किया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे और कब मिली? सर, ये प्रसंस्करण का काम तो हमने 1.5 से 2 साल होने जा रही है। और वैसे खेती का काम तो पुराना रहा है, पैतृक हमारा। और ऑर्गेनिक खेती हमने चालू करी थी वो 2018 से करी थी। तो ऑर्गेनिक में हमने कुछ मसालों की खेती करी, कुछ औषधियों की खेती करी है। तो औषधियों में हमारा अश्वगंधा है, चिया सीड है, और मसालों में धनिया है, हल्दी है, ये है सर। जी, आप अपने कितनी खेती में ये मसाला और औषधि खेती कर रहे हैं? ये सर 2 से 3 बीघे, यानी 1.5 एकड़ में तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आप कैसे खेत की तैयारी करते हैं, क्या पौधरोपण या बीज रोपण क्या करते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, ये बीज वाली फसलें हैं। ये तो जैसे धनिया है, हल्दी है, तो ये तो बीज के द्वारा फसल तैयार की जाती है। और अश्वगंधा है, चिया सीड है, ये भी बीज से फसल तैयार करी जाती है। डायरेक्ट बीज की बुआई करी जाती है इसमें। अब जैविक करते हैं, उसके लिए जैविक का थोड़ा सा नियम अलग है, क्योंकि उसमें ना केमिकल का यूज होता है। तो खेत की तैयारी पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होता है, बीज के चुनाव पे ध्यान देना होता है। तो खेत की तैयारी जैसे गर्मियों में एक गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद हम बीज का चुनाव करके रखते हैं। देसी बीज अगर मिल जाए तो अच्छा रहता है उसके जैविक खेती में। और अब हमारे पास तो हम घर का ही रखते रहे हैं, तो पुराना बीज हमारा जो है देसी हमेशा हमारे पास हम खुद रखते हैं, मतलब। और खादों के बारे में, रासायनिक खादें इसमें चलती नहीं है सर। तो हम खुद वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और ये जीव अमृत वगैरह, बीज अमृत वगैरह, इनके सहयोग से जो है जैविक खेती हम करते हैं जी। तो आप देख रहे हैं किसान भाई, ये जो हैं कम लागत कम ज़मीन में अधिक उत्पादन कैसे लिया जाता, ये आप इनकी बातों से जान रहे हैं। कम लागत अधिक उत्पादन के लिए जैविक खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं और अनादिकाल से करते आए, लेकिन उसको सही ढंग से करें, ये बहुत ज़रूरी है। शिवेंद्र सिंह जी, हम ये देख रहे हैं कि आपने उत्पाद तैयार कर लिया, धनिया, आम इत्यादि तो सारे किसान और किसान भाई करते हैं जिनके पास बागवानी भी है, लेकिन उनको प्रसंस्करण करके बाज़ार में बेचना हर कोई किसान नहीं कर रहा। इसकी कहानी आप बताएं, कहाँ से, कैसे और कब शुरुआत की? सर, परंपरागत खेती को छोड़ के मैंने जैविक खेती चालू करी। तो जैविक के उत्पाद जो रहते हैं 1.5 से डबल गुना कीमत के हो जाते हैं। उत्पादन शुरुआत में अगर उसकी सही देखरेख ना की जाए तो घटता है, और चरणबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हम उसको देते रहें, करते रहें, तो उत्पादन भी नहीं घटता, और मूल्य फसल का हमारा 1.5 गुने से 2 गुने तक हो जाता है। जैसे मैंने गेहूँ लगाया था, तो मेरा गेहूँ 5500 रुपये क्विंटल घर से बिक गया था, ऑर्गेनिक गेहूँ। तो जी, धनिया है, हल्दी है, ये भी हमारे आसानी से 400 रुपये किलो हमारी हल्दी बिक जाती है, मतलब पाउडर पैक करके। और 300 रुपये किलो के आसपास हमारा धनिया बिक जाता है, जबकि मंडी में वो 80 रुपये 70 रुपये किलो धनिये का रेट होता है। और हल्दी कच्ची अगर बेचें तो 10 से 15 रुपये किलो बिकती है। उसको सुखा करके आधी प्रोसेस करके अगर गांठ के रूप में सुखा के बेचेंगे तो वो 50 से 60 रुपये किलो उसका मार्केट मिलता है। किसान भाइयों, ये मसाला खेती और औषधि खेती दो खेती करते हैं परंपरागत खेती के साथ। अब पहले इनसे मसाला खेती की बारे में जानते हैं, क्योंकि मसाला खेती एक ऐसी चीज़ होती है, मसाला एक ऐसा उत्पाद होता है जो हर घर में हर दिन, हर किचन में हर दिन ज़रूरत पड़ती है।
तो मसाला के बारे में बताएं। तो लोग तो क्या है, धनिया हल्दी वैसे ही कच्ची करके वो बाज़ार में बेचे आते हैं। जी सर। आपने इनको पैकिंग वेकिंग करने की विधा कहाँ से प्राप्त की? ये सर हमने मतलब हमने जैविक खेती करके डायरेक्ट बेच के देखा, तो उसमें हमें संतोष नहीं हुआ। हमें लगा कुछ और करना चाहिए, और फिर हमारे ग्रुप में एक बहुत सारे किसान हमारे ब्लॉक में ये जैविक खेती भी करते हैं, कुछ नया नया आयाम भी कर रहे हैं। तो आपस में मीटिंगें होती रहती हैं, हमारे विभाग से हमें सलाह मशवरा भी मिलता रहता है। तो प्रोसेसिंग पे हमारी जो है सोच पहुंची, कि इसको अगर अपन पाउडर या जिस तरह से वो प्रोसेस हो सकता है उसको और आगे प्रोसेस करके फिर मार्केट में ले जाएंगे तो इसका मूल्य और हमें ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, अब समय है छोटी से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं शिवेंद्र जी राजपूत। आइए उनसे मिलते हैं। उपभोक्ता तो राजपूत साहब ये चाहता है कि हमें शुद्ध जो उत्पाद मिले, खाद्यान्न मिले, शुद्ध मिले, और साथ में अच्छी कीमत हो और पैकिंग सही हो। तो इन बातों पे आप कैसे ध्यान देते हैं? ये सर हमारी धनिया की पैकिंग है, तो इसके उत्पादन करना तो शुद्ध तरीके से है ही है। बाकी इसकी पिसाई भी जो पाट वाली चक्की होती है उससे ना करके एक हैमर वाली चक्की आती है जो कूटने की विधि से उसका पाउडर बनाती है। जो पाट से पीसने के कारण उसके तत्व जल जाते हैं वो इसमें बचे रहते हैं। ये हमारा धनिया है तो ये कुटा हुआ है, तो इसमें वो जलने वाले जो नुकसान होते हैं वो भी नहीं है, वो भी मौजूद है सारे गुण इसमें। ऐसे ही हमारी हल्दी का पाउडर है, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये भी हमारे कूटने वाली हैमर वाली मशीन से इसकी पिसाई हुई है। तो ऑर्गेनिक है, एक तो केमिकल रहित है। ऑर्गेनिक के सारे तत्व उसमें जो हैं, जैसे एंटीबायोटिक होती है हल्दी, बहुत सारे उसमें दवा के गुण होते हैं, लेकिन उसमें केमिकल डाल के या रासायनिक खाद डाल करके किसान या हम उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके पूरे लाभ हमारे स्वास्थ्य को नहीं मिल पाते। लेकिन हमारी हल्दी और हमारी धनिया के रिजल्ट ये मिल रहे हैं कि लोग घर में, जैसे किसी महिला ने ख़रीदा कहीं बाज़ार में और उसने घर में सब्ज़ी बना दी हमारे धनिया और हल्दी की, तो एक दो महिलाओं के मुंह हमने ये सुना कि उनके हस्बैंड ने खा करके सब्जी और ये बताया है कि सब्जी में आज कुछ नया डला है। तब जान करके हमें बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। मतलब ये कॉलेज, जिस कॉलेज से मैं पढ़कर निकला हूँ, गंज वासुदा के SGS कॉलेज से, उस कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम ने मुझसे बोला था कि हस्बैंड को बताया नहीं, मैंने आपके धनिया और हल्दी डाल करके सब्जी बनाई, उन्होंने चख करके बता दिया कि इसमें क्या डाल दिया। तो मतलब टेस्ट भी आता है। मैंने कि टेस्ट पे आप मत जाइए, अगर ये बात नहीं भी होती तो केमिकल खाने से आपको जो नुकसान होता उससे आप बच गए। तो धीरे बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप ये देख रहे हैं, पहले हमारी माताएं बहनें, पहले हमारी माता से और परदादी इत्यादि धनिया लाए, उसको खल्लड़ मूसड़ में घर को उसको कूटा तो उसमें शुद्धता रहती थी, उसमें मिलावट का कोई सोच भी नहीं सकता था। हल्दी कूटते थे, ये तरीका ये गांव में रहकर, बाड़ेर में रहकर उस तरीके से इसको कूटते हैं, फिर आपको पैकिंग करके आप तक पहुंचाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और बताइए, ये पैकेट रखे हैं, इनके बारे में बताएं। ये जो पैकेट है इसमें अश्वगंधा का पाउडर है, और अश्वगंधा तो इतना प्योर, इतना शुद्ध है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक उत्पादन किया जाए तो शुद्ध हो ही जाता है। फिर वैरायटी की बात रहती है कि कुछ वैरायटी हल्की रहती हैं, कुछ ऊंची वैरायटी रहती हैं। तो जैसे हमारे गेहूं की वैरायटी लोगों को जानकारी है हमारे क्षेत्र में कि 306 या कुछ लोग सरबती बोलते हैं, वो खाने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। अब अश्वगंधा हर मतलब बाज़ार में हर दुकान पे ये उपलब्ध तो रहता है, पाउडर नहीं तो गांठ के रूप में मिल जाता है, लेकिन बेचने वाले को भी ये पता नहीं होता कि किस वैरायटी का अश्वगंधा है। और एक और समस्या लोगों में बहुत पाई जा रही है, तो उसके लिए भी हमें एक बहुत सौभाग्य से ये बीज मिला, चिया सीड बोलते हैं इसको। तो चिया सीड क्या है कि वेट लॉस में काम आता है और फाइबर की पूर्ति करता है।
और भी अनेक लाभ हैं, मतलब इससे वैद्य से अगर पूछे जाएँ तो बहुत सारे लाभ वो बताते हैं इसके बारे में। तो ये भी हमारी ऑर्गेनिक खेत से उत्पादित फसल है और इसको हम पैकिंग में लाएं, क्योंकि डायरेक्ट मंडी में बेच दें तो वो ख़रीदने वाले इसकी कीमत समझते ही नहीं है। इसलिए हमने पैकिंग में करके, चाहे उपज कम करें, कम जगह में करें, लेकिन मूल उसका सही प्राप्त कर सके, तो हमने इसको पैकिंग में ला करके मार्केट में उतारा है। जी। और ये देख रहे हैं कि अचार जैसा है, क्या है? हाँ सर, ये आंवले का अचार है और आंवले के अचार के साथ साथ में 6-7 प्रकार के आइटम और भी हम बनाते हैं। तो ये आंवले का अचार है, आंवले का जी बताएं, आंवले के अचार के बारे में बताएं, कैसे तैयार करते हैं आप? घर पे ही करते हैं? हाँ सर, क्या स्वयं सहायता ये- समूह के महिलाओं के माध्यम से करते हैं? जी सर, हमने स्व सहायता समूह भी बना रखा है, उसमें मेरी श्रीमती हैं, तो उनका पूरा सहयोग मिलता है। इसमें जो भी महिलाएं रहती हैं समूह में, वो सब हमारा सहयोग करती हैं, वो बना करके पैकिंग करने में हमारा सहयोग करती हैं और मार्केटिंग का काम फिर हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो पहले से ही जानते हैं कि गांव में हमारी जो माताएं बहनें रहती हैं वो आधे से अधिक काम खेती बाड़ी का पहले से ही संभालती हैं और घर गृहस्थी का तो पूरा ही संभालती हैं। और फिर ये भाई साहब ये जो आयुर्वेदिक तरीके से औषधि और मसाला खेती जो कर रहे हैं उसमें भी वो सहयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई आप उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं? हाँ, ट्रेनिंग कराई है सर उनके लिए जी। तो ये सारा जो आंवले का जो सामान बना रखा है, ये महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कराई थी। जैसे इसको माल को पैकिंग आप करते हैं तो क्या सावधानी बरतना पड़ता है इनमें? सावधानी तो जब तक सील ना लग जाए तब तक सावधानी तो पूरी रखना पड़ती है कि बनाने में भी, जैसे फलों को हम लाते हैं तो अच्छी तरह से उनको 2-3 बार धुलवाना, फिर जिस प्रोसेसिंग से वो आगे बढ़ती है तो साफ सफाई का एक ध्यान रखना पड़ता है। और फिर इसकी बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत है नहीं, हम छोटी मशीनों से इसकी पैकिंग कर लेते हैं, तो ज़्यादा और ऐसा कुछ डर की बात नहीं है उसमें। जी 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 सर। तो किसान भाई आप देख रहे हैं कितना आत्मविश्वास है एक गांव में रहने वाले किसान से, जो कच्चे माल से पैकिंग करके आप तक पहुंचा रहे हैं। यही तो विश्वास आज के प्रतिस्पर्धा के ज़माने में हमारा किसान गांव में रहने वाला अपने उत्पाद को बाज़ार में कितने आत्मविश्वास से आप तक पहुंचा रहा है। उसको विश्वास है कि मैं जो उत्पाद तैयार करके उपभोक्ता तक जो पहुंचा रहा हूं उसमें शुद्धता है, गुणवत्ता है, पैकिंग की गारंटी है। आगे क्या योजना है आपकी? सर, इसी को बढ़ाने की योजना है हमारी। अभी हम ऑफलाइन इसका मार्केट देख रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं इसका ऑनलाइन जब हो जाए तो इसका विस्तार जल्दी से बढ़ जाएगा और बनाने की क्वांटिटी भी हम बढ़ाएंगे इसकी। जी। अभी आप बता रहे थे आपने कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ तक आप पढ़े हैं? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, गांव में रह रहे हैं, किसान पुत्र हैं, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मेरी सलाह यही है कि खेती के साथ साथ खेती में कुछ ऐसी चीज़ें उत्पादित करें कि वो एक बिजनेस का रूप ले सकें। शिवेन जी, आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारी टीम आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, हमें पता चला कि ऐसे किसान हैं जो औषधि और मसाला खेती करते हैं। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको भी सर किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारा किसान अगर सोच ले कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है तो वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा। किसान भाइयों, अब समय है छोटी से विराम का। विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हमें ऐतिहासिक और कृषि उत्पाद से भरपूर जिला विदिशा में और विदिशा के आसपास जो गांव हैं उनमें हमारी टीम भ्रमण कर रही है। हम आप पहुंचे हैं
ग्राम पवरिया, जिला विदिशा में। और हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं, सफल किसान हैं, जो अपनी परंपरागत खेती के साथ फल उद्यान और अन्य फसलों को भी उत्पादन लेते हैं। आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। बालकृष्ण जी आपका नाम है। बालकृष्ण जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप जो परंपरागत खेती करते हैं उसमें क्या उत्पाद लेते हैं, कितनी आपके पास ज़मीन है, फिर ये फल उद्यान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पास टोटल जो ज़मीन है वो 4 हेक्टेयर है, जिसमें 2 हेक्टेयर ज़मीन जो मैं जैविक कर रहा हूँ वर्तमान में, उसी में से 1 हेक्टेयर में मैं फलोद्यान कर रहा हूँ। और आगे फलोद्यान थोड़ा सा बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूँ मैं। जी, बढ़ाने का आशय क्या है? पहले से उसमें कुछ था? जो हमारी परंपरागत खेती है उससे फलोद्यान में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है, और उसी वजह से मैंने धीरे धीरे प्रयोग किए हैं ऐसे अपने फार्म पर। कुछ आम की किस्में लगाईं, कुछ अन्य पौधे लगाए। तो जो हमारी परंपरागत खेती थी उसमें अधिकतम हम जैसे गेहूं का उत्पादन करते थे तो 1 बीघा में जो है 8-10 कुंटल गेहूं निकलता था, और जिससे जो लाभ होता है अधिकतम 20,000 18,000 का हम बेचते थे। अब यदि वर्तमान में हम देखें तो फलोद्यान में कई गुना उससे ज़्यादा लाभ है और कई गुना ज़्यादा उत्पादन है। बालकृष्ण जी, आपने उद्यान की विभाग की योजनाओं के बारे में बताया, तो ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनसे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है? उद्यान की विभाग में जैसे हम फलोद्यान लगाना चाहते हैं तो उद्यान की विभाग से हमको पौधे पर अनुदान मिल जाता है। उसी के साथ में यदि हमें बर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाना है तो बर्मी कंपोस्ट की इकाई पे भी किसान के लिए अनुदान है। अब यदि रख रखाव के लिए फल या सब्जियां हमको रखना है तो उसके लिए पैक हाउस है, उस पर भी ये उद्यान की विभाग अनुदान देता है। कंद वाली फसलें जैसे लहसुन प्याज जो भी हैं उन्हें रखने के लिए भी प्याज भंडारगृह, ऐसी इस सभी चीज़ों पर उद्यान की विभाग अनुदान देता है। अभी आपने पौधों की बात की, तो ऐसा देखने में आया कि हमारे किसान भाई जब शुरुआत करते हैं बाग बगीचे का, तो सबसे पहले मुख्य समस्या होती है पौधों की। स्वस्थ और अच्छे पौधे, प्रमाणित पौधे कहाँ से मिलें, तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? मैं भी शुरुआत में काफ़ी परेशान हुआ हूँ। कई पौधे ऐसे आ गए जो अनियमित फलन वाले थे, या जो हम वैरायटी चाह रहे हैं वो वैरायटी हमको नहीं मिल पाई। तो फिर मैंने जो पूसा संस्थान दिल्ली में है वहाँ पे संपर्क किया, कुछ अध्ययन भी किया, तो मैं नई नई वैरायटी लेके आया वहाँ से। अब कुछ वैरायटी मुझे हटाना भी पड़ी। तो किसानों से यही अनुरोध है कि जो विश्वसनीय नर्सरी हैं या हमारे परिचित हैं तो उनसे ही सही वैरायटी ख़रीदें कि ये उसी वैरायटी का पौधा है। क्या है, किसान को वो काफ़ी मेहनत लगती है, 3-4 वर्ष में पौधा तैयार होता है। उसके बाद यदि किस्म गलत निकल जाती है तो फिर समस्या होती है। तो हम एक ऐसे नौजवान पढ़े लिखे किसान से बात कर रहे हैं जिनका अपना खुद का फल उद्यान है। उन्होंने एक आम की वैरायटी में अनेक आम उससे उत्पादन किया है। कैसे, उन्हीं से जानते हैं। मैं ग्राफ्टिंग के माध्यम से आम में जैसे एक ही पौधे में अधिकतम मेरे पास अभी 25 वैरायटी तैयार हैं। एक डाल जो है वो अलग वैरायटी की है, दूसरी अलग वैरायटी की है। अधिकतम 25 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 10 हैं, तो 25 तक पहुंचा हूं। और इस बरसात में मेरा टारगेट है कि लगभग 50 वैरायटी एक ही पौधे में तैयार हो जाए। 50 वैरायटी जी। अब एक और महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जो पढ़े लिखे नौजवान आपकी बातों को समझ के, आपको देख के फल उद्यान की खेती करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित उद्यान की विभाग से संपर्क करें और उद्यान की फसलें लें और फलोद्यान जरूर लगाएं। इसमें परंपरागत जो खेती है उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और हमारे नटेरन में भी अभी वर्तमान में पदस्थ हैं श्री जगदीप सिंह जी राजपूत, श्री वर्मा जी। इस ज़िले के लिए उन सभी किसानों को उनका काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। तो निश्चित संपर्क करें और किसान भाई इस तरफ ज़रूर आएँ, फलोद्यान की तरफ। बालकृष्ण जी, आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, आपसे हम मिलके ये जाना कि आप परंपरागत खेती के साथ फल उद्यान की खेती भी करते हैं, उससे अतिरिक्त आय आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी आपकी बातों से लगा। आप मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि एक पढ़े लिखे नौजवान थे जो परंपरागत खेती के साथ अपने ही गांव में फल उद्यान का इन्होंने बगीचा लगाया, उससे अनेक प्रकार के आम उत्पादन कर रहे हैं, अनेक प्रकार की किस्मों का उन्होंने उत्पादन ले रहे हैं और उससे इनको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो रही है। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। किसान हितैषी बजट, रेशम से बनेंगी दवाइयां, मूंग उड़द फसलों की होगी निगरानी, गौशालाओं में हो समुचित व्यवस्था, स्वीट कॉर्न की खेती ने बढ़ाई आमदनी। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट को अमृत काल का बजट बताया है। उन्होंने बजट को किसान हितैषी कहा है। बजट में सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं। श्री चौहान ने कहा कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता सरकार की पहली प्राथमिकता है। खेती के उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल 32 फसलों की 109 किस्में जारी होंगी। जलवायु अनुकूल फसलों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अब दलहन और तिलहन की फसलों का मिशन मोड पर उत्पादन होगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत बनाया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां रेशम का प्रयोग दवाइयां बनाने के लिए किया जाएगा। नर्मदापुरम सिल्क इंक्यूबेटर और सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल के बीच MOU हुआ है, जिसके अनुसार रेशम के धागे से दवाइयां और सेरी बैंडेज बनाए जाएंगे। रेशम की विशेषता यह है कि यह घाव को सूखा रखता है। रेशम से फाइब्रोइन नामक प्रोटीन निकलता है, जो जख्मों, डायबिटीज से उंगलियों में होने वाले घाव तथा गर्भवती महिलाओं की सर्जिकल डिलीवरी के घावों को कम समय में ठीक करता है। रेशम से संक्रमण की संभावना भी कम होती है। रेशम के धागे से बनने वाली दवा बाजार दर से 30% सस्ती होगी। इन दवाइयों को ड्रग्स कंट्रोलर भारत सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जित मूंग उड़द की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर संबंधित वेयर हाउस संचालक और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री राजपूत विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने इसके लिए राज्य स्तरीय दल, निगरानी दल बनाने के निर्देश दिए हैं। इन दलों द्वारा गोदामों में भंडारित मूंग उड़द की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की जाएगी। पशुपालन तथा डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि गौवंश और गौशालाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है। बरसात के इस मौसम में गायों और गौशालाओं में अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। श्री पटेल रतौना के गोकुल ग्राम पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही गायों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। गौशाला में गायों को हरे चारे के साथ साथ संतुलित पशु आहार भी देने के इंतजाम होने चाहिए। श्री पटेल ने गौपालकों को समय समय पर प्रशिक्षित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौशाला के लिए सही स्थान का चुनाव, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ गोबर खाद बनाने के बारे में भी जानकारी दी जानी जरूरी है। पिछले कुछ समय से सरकार की कोशिशों और किसानों की जागरूकता के चलते खेती में नवाचार बढ़ रहा है। किसान अब परंपरागत फसलों के साथ साथ अन्य फसलें भी उगा रहे हैं। देसी भुट्टों के साथ साथ अब प्रदेश में स्वीट कॉर्न अथवा अमेरिकन कॉर्न की खेती भी बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। नीमच जिले में पिछले 5 वर्षों से स्वीट कॉर्न लगाने का चलन बढ़ रहा है। शुरुआत में जावद के किसान डाडमचंद धाकड़ ने दिल्ली मेले से बीज लेकर स्वीट कॉर्न की खेती शुरू की थी। अच्छी फसल और मुनाफा होने पर अन्य किसान भी अब खेती के प्रति आकर्षित हुए। अब जिले के लगभग 40 हेक्टेयर भूमि में स्वीट कॉर्न की खेती होती है। नीमच कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर DC पचौरी ने बताया, केंद्र द्वारा समय समय पर किसानों को पूरा मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता दी जाती है। नीमच में होने वाला स्वीट कॉर्न की मांग आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के विभिन्न शहरों और दिल्ली तक है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगले कार्यक्रम में कृषि संबंधी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।